नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा भारत और चीन का। जिसमें आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा कि अक्साई चीन और गिलगिट बाल्टिस्तान को आज़ाद कराने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, अक्साई चीन और पीओके दोनों भारत के हिस्से में जल्द होंगे। ये बड़ा बयान भाजपा की तरफ से निकल के आ रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन की गीदड़ भभकी के जवाब में भारत ने अरब सागर से चलाया ब्रह्मास्त्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मास्त्र मिसाइल दाग दिया गया है भारत द्वारा, जिससे चीन की गीदड़ भभकी की पोल खुल चुकी है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन से तनाव के बीच यूएस से अहम सौदा कर लिया है भारत ने, और तत्काल आधार पर खरीद ली गई हैं युद्ध संबंधी किट्स। जी हाँ दोस्तों, भारत अपने स्तर पर पूरी तरीके से तैयार है और बस अब चीन की तरफ से एक गलती का इंतजार है और आर पार का ऐलान करते ही हवा में उड़ा दिया जाएगा चीन। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि आखिरकार भारत और चीन के युद्ध में रूस किसका साथ देगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष बोले, अक्साई चीन और गिलगिट बाल्टिस्तान को आज़ाद कराने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक तरफ सभी क्षेत्रीय दल मिलकर आर्टिकल 370 को पुनः राज्य में बहाल करने के लिए गुपकर एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व 6 क्षेत्रीय दलों ने अपनी मंशा भी साफ की थी। इसी दौरान दूसरी तरफ बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना कहना है कि अब अक्साई चीन और गिलगिट बाल्टिस्तान को आज़ाद कराने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, पूर्वी लद्दाख और शक्सगाम घाटी भारत के अभिन्न अंग है। चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे में यह सही वक्त है कि पाकिस्तान और चीन के कब्जे से इन क्षेत्रों को छुड़ाया जाना चाहिए। उन्होंने इसके अलावा गुपकर एजेंडे पर हमला करते हुए कहा कि यह गठबंधन जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। वह कहते हैं कि अब अनुच्छेद 370 हट चुका है। अब पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हम एक होकर लड़ेंगे और उनके एजेंडे को हरा देंगे। वह कहते हैं कि हम कुछ ऐसे लोगों की भी पहचान करेंगे जो उनके एजेंडे को हमारी जमीन पर लागू करना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के गीदड़ भभकी के जवाब में भारत ने अरब सागर से चलाया ब्रह्मास्त्र। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। इससे भारत और चीन के बीच 8वें राउंड की कोर कमांडर स्तर की बातचीत की संभावना से ठीक पहले चीन की युद्धाभ्यास वाली धमकी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रह्मोस नौसेना के लिए ब्रह्मास्त्र। बता दें कि रविवार को अरब सागर में भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। महासागर की लड़ाई में ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। इसकी तमाम वजह है, यह मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक की स्पीड वाली है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्राइम स्ट्राइक वेपन है। महासागर में किसी भी वॉरशिप से लंबी दूरी तक निशाना लगा सकती है और युद्धपोतों की विजय सुनिश्चित कर सकती है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से अधिक है। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का तीसरा सफल परीक्षण था। इस बार का परीक्षण इसलिए भी खास है क्योंकि चीन ने एक दिन पहले ही हिंद महासागर को लेकर भारत को धमकी दी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ ने चेतावनी दी कि भारत ने अगर चीन वार्ता में ताइवान का मुद्दा उठाया तो चीन हिंद महासागर में भारत के खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसलिए आप ब्रह्मोस के इस सफल परीक्षण को चीन के विरुद्ध भारत का समंदर में पराक्रम वाला जवाब भी मान सकते हैं। अरब सागर में ब्रह्मोस के सफल परीक्षण में चीन को सीधा संदेश है कि समंदर में चीन खुद को सूरमा समझने की भूल ना करे। वैसे भारत और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने के दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता 19 अक्टूबर को हो सकती है। लेकिन इस बातचीत से पहले ही चीन ने तिब्बत में युद्धाभ्यास करके चाइनीज ताकत दिखाने की कोशिश की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख, चीन से तनाव के बीच यूएस से अहम सौदा, तत्काल आधार पर खरीदी गई युद्ध संबंधी किट्स। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत ने अमेरिका से एक अहम डील की है। इसमें लद्दाख में तैनात जवानों के लिए सर्दियों से जुड़ा जरूरी सामान तत्काल आधार पर खरीदा गया है। बताया गया है कि यह तनाव के बीच सर्दियों में तैनाती के लिए जरूरी था क्योंकि अब धीरे धीरे तापमान -30 डिग्री तक चला जाएगा। लद्दाख में जारी तनाव को कई महीनों तक बीत चुके हैं। दोनों ही देशों ने हजारों जवानों, टैंक, मिसाइल आदि को इस बॉर्डर के आसपास तैनात कर दिया है। दोनों ही देशों के फाइटर जेट्स स्टैंड बाय मोड पर हैं। फिलहाल बातचीत जारी है, लेकिन चीन अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में विवाद सर्दियों से आगे खिंचता दिख रहा है, यानी जवानों को वहीं तैनात रहना होगा।
15,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। अब तक भारत युद्ध से संबंधित ऐसी किट्स के लिए यूरोप या चीन पर निर्भर था, लेकिन अब अमेरिका भी इस लिस्ट में शामिल है। भारत और अमेरिका ने पहले ही साजो सामान की सहायता से जुड़ा समझौता किया हुआ है। इसमें एक दूसरे से तेल, युद्धपोत और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स खरीदे जा सकते हैं। यह समझौता अगस्त 2016 में साइन हुआ था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इन शहरों में ठंड का हुआ आगाज, सुबह के वक्त सर्द हवाएं, छाया रहा कोहरा। जी हां दोस्तों, मौसम ने एक बार फिर से तेजी के साथ करवट ली है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को सुबह की शुरुआत ठंड के साथ हुई। कुछ इलाकों में तो सुबह के समय कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन मौसम साफ रहने के कारण अभी दिन में खिली हुई धूप भी नजर आ रही है। दोपहर के वक्त तापमान बढ़ने की वजह से लोगों को हल्की गर्मी भी महसूस हो रही है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की, तो मेरठ में सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी हवाओं के साथ हुई। इसके पहले रविवार को भी सुबह में ठंडी हवाएं बह रही थीं। यहां पर हल्के कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। हालांकि दिन का तापमान बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार अच्छी ठंड पड़ सकती है। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम तेजी के साथ बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्काईमेट वेदर के मुख्य मौसम विज्ञानी महेश पलावत के मुताबिक राजधानी दिल्ली की फिजा में आंशिक परिवर्तन देखने को मिला है। यहाँ पर भी अब गुलाबी ठंड का एहसास लोगों को धीरे धीरे होने लगा है। वैज्ञानिकों की माने तो अक्टूबर माह में अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे चला जाएगा, जबकि नवंबर में बच्चों और बुजुर्गों को ठंड वाले कपड़ों की आवश्यकता पड़ने लगेगी। एक अनुमान के मुताबिक सितंबर के महीने में सामान्यतः अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रहता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। असम और मिजोरम सीमा पर हिंसक झड़प, गृह मंत्रालय ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। जी हां दोस्तों, असम सरकार ने एक बयान जारी करके बताया है कि मिजोरम के उपद्रवियों द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा के साथ लायलपुर के इलाके में कुछ घरों और स्टॉलों में आग लगा दी गई है। असम के पर्यावरण और वन मंत्री परिमल सुगाबैग ने लायलपुरा का दौरा किया और निवासियों को आश्वासन दिया कि प्रशासन उनकी सहायता करेगा। इस बारे में गृह मंत्रालय ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें अंतर्राज्यीय सीमा के साथ असम सरकार से इस बारे में शिकायत की। मिजोरम सरकार ने कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क करने के अलावा राज्य की सीमा पर मौजूदा मुद्दों को हल करने के लिए असम सरकार के साथ बातचीत की जा रही है। बयान में कहा गया है, प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षा की भावना प्रदान करने और किसी अन्य अप्रिय घटना को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बयान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक तत्काल कैबिनेट बैठक के बाद जारी किया गया। इसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल ने असम के कछार और करीमगंज जिलों के अधिकारियों द्वारा राज्य के 3 स्थानों थिंगहलुन, शाहपुई वी और वेरेंगटे में सार्वजनिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने के एक तरफा और उत्तेजक कृत्यों पर खेद व्यक्त किया। असम सरकार इन क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तत्काल उपाय करेगी। राज्य द्वारा प्रवेश बिंदुओं पर असम द्वारा आयोजित सड़क नाकाबंदी के कारण आवश्यक वस्तुओं का प्रवेश रोक दिया गया है और अन्य आवश्यक पड़ोसी राज्यों के माध्यम से एलपीजी और ईंधन की आपूर्ति जैसे आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के प्रयास चल रहे हैं। मिजोरम सरकार ने लोगों से संबंधित असुविधा को सहन करने और जमाखोरी से बचने की अपील की ताकि आवश्यक वस्तुओं का समान वितरण हो। इस बीच असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम मिजोरम सीमा पर मौजूदा स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को अवगत कराया। सोनोवाल ने अपने मिजोरम समक्ष को भी फोन किया और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमा विवाद और सहयोग के सौहार्दपूर्ण समाधान की मांग की। करते हैं अगली खबर की तरफ। वायुसेना को मिली स्वदेशी एस्ट्रा MK1 मिसाइल। जी हां दोस्तों, चीन सीमा पर तनाव के बीच स्वदेशी एस्ट्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर 50 मिसाइलों की पहली खेप भारतीय वायुसेना को मिल गई है। यह करीब 100 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमले करने में सक्षम है। एस्ट्रा MK1 मिसाइलों को सुखोई 30 MKI से अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई पर 4.5 मैक स्पीड के साथ लॉन्च किया जा सकेगा। भारतीय वायुसेना और नौसेना पहले से एस्ट्रा मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद दोनों सेनाओं के लिए 248 मिसाइल खरीदने का ऑर्डर किया गया था। चीन सीमा पर तनाव के बीच 2 जुलाई को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 248 एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी थी। 100 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमले करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर एस्ट्रा मिसाइलों से नौसेना और वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी, क्योंकि इस मिसाइल की मारक क्षमता विजुअल रेंज से भी अधिक है। एस्ट्रा मिसाइल 3.6 मीटर लंबी है, जिसका व्यास
178 मिलीमीटर है और इसका वजन 154 किलोग्राम है। एस्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेशर से लैस है, इसलिए दुश्मन के प्रयासों को नाकाम करके अपनी ऑपरेशन को अंजाम देती है। एस्ट्रा मिसाइल 4.5 मैक की गति तक पहुंचा सकती है और अधिकतम 20 किलोमीटर की ऊंचाई से संचालित हो सकती है। एस्ट्रा की अधिकतम सीमा हेड ऑन चेस मोड में 110 किलोमीटर और टेल चेस मोड में 20 किलोमीटर है। एस्ट्रा मिसाइल की एयर फ्रेम, प्रोपल्शन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ड्यूल मोड गाइडेंस और नाइट फायरिंग क्षमता का परीक्षण करने के लिए 3 अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन में 2003 से 2012 तक जमीनी परीक्षण किए गए। सुखोई 30 MKI पर 2009 और 2013 में कैरिज ट्रायल किया गया था। मई 2014 में इसे पहली बार हवा में निकाल दिया गया था। 18 मार्च 2016 को सुखोई 30 MKI से अभ्यास के दौरान मिसाइल को सार्वजनिक रूप से निकाल दिया गया था। सितंबर 2017 में 7 परीक्षणों की एक श्रृंखला के दौरान एस्ट्रा का 2 बार परीक्षण किया गया था। 2019 में उपयोगकर्ता परीक्षणों के दौरान एस्ट्रा 90 किलोमीटर की दूरी पर एक लक्ष्य को मारने में कामयाब रही। इसी के बाद इसे भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल किया गया था। एस्ट्रा मार्क 1 के बाद भविष्य के लिए 3 नए वेरिएंट की योजना बनाई गई है। एस्ट्रा मार्क 2 की मारक क्षमता 160 किलोमीटर है, जबकि प्रणोदन प्रणाली में लिक्विड फ्यूल रैमजेट, सॉलिड फ्यूल रैमजेट और ड्यूअल प्लस सॉलिड रॉकेट मोटर शामिल हैं। एस्ट्रा मार्क 3 की अधिकतम रेंज फ्रांस की मेटियोर मिसाइल के बराबर 340 किलोमीटर होगी। इस मिसाइल में नव विकसित ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट तकनीक का उपयोग किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बेहद अहम होगी आज की भारत चीन सैन्य वार्ता, तय होगा सेनाएं डटी रहेंगी या वापस बुलाई जाएंगी। जी हां दोस्तों, समूचे लद्दाख सेक्टर में तापमान 0 से नीचे जा चुका है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के इलाके में हल्की बर्फीली हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, जो इस महीने के अंत से और तेज हो जाएंगी। ऐसे में LAC पर तैनात भारत व चीन की सेनाएं वापस होंगी या वहीं डटी रहेंगी, इसका बहुत कुछ तक फैसला इस हफ्ते होने वाली कोर कमांडर स्तरीय वार्ता में हो सकता है। दोनों देशों के बीच कॉप कमांडर स्तर की यह 8वें दौर की बातचीत होगी और इसमें मुख्य तौर पर यही बात होगी कि दोनों तरफ की सेनाएं एक साथ मई 2020 से पहले वाली स्थिति में जाने की शुरुआत करें। जानकार मान रहे हैं कि 6ठे व 7वें दौर की बातचीत में जिन प्रस्तावों पर बातचीत हुई थी उसकी प्रगति की समीक्षा इसमें होगी। सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो सैन्य स्तर की अगली वार्ता सोमवार 19 अक्टूबर को हो सकती है। अगस्त 2020 में जब से भारतीय सैन्य बलों ने चुशुल क्षेत्र के रणनीतिक हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा किया है, उसके बाद बैठकों में चीन का रुख बदला हुआ है। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है यह कि इसके बाद 2 बार कॉप कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्षों की तरफ से संयुक्त बयान जारी करने का फैसला किया गया। भारतीय पक्षकार इसे एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। 12 अक्टूबर को चुशुल बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में बातचीत को सकारात्मक व एक दूसरे की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने वाला करार दिया गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 26 अक्टूबर से सैन्य कमांडरों का सम्मेलन, पूर्वी लद्दाख की स्थिति समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद और संसाधनों के तर्क संगत वितरण के लिए काफी समय से लंबित सुधारों पर सेना के शीर्ष सैन्य कमांडर 26 अक्टूबर से शुरू हो रहे 4 दिवसीय सम्मेलन में चर्चा करेंगे। इन सुधारों में विभिन्न समारोह आयोजित करने की प्रथाओं और गैर सैन्य गतिविधियों में कटौती करने जैसे उपाय शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्र के सामने सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के अलावा सैन्य कमांडर संसाधनों के उपयोग के लिए अलग अलग आंतरिक समितियों द्वारा विभिन्न सुधारात्मक उपायों को लेकर की गई अनुशंसा पर चर्चा भी करेंगे। इसके साथ ही 13 लाख कर्मियों वाले बल की संचालन क्षमता और बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि सम्मेलन की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे करेंगे और सभी शीर्ष सैन्य कमांडर इसमें हिस्सा लेंगे। इन प्रस्तावों पर होगी सम्मेलन में चर्चा। सूत्रों ने कहा कि कुछ प्रस्ताव जिन पर सम्मेलन में चर्चा होगी उनमें सेना दिवस और प्रादेशिक सेना दिवस परेड को बंद करना या कम करना, विभिन्न समारोह की प्रथाओं को कम करना और शांति वाले क्षेत्रों में व्यक्तिगत अधिकारी मेज की संख्या को कम करना शामिल है। इसी तरह शीर्ष सैन्य अधिकारी उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक आवास पर गार्ड्स की संख्या कम करने का जिक्र है। इसके अलावा अगर एक ही स्टेशन में कई कैंटीन चल रही हैं तो ऐसे CSD की संख्या को कम करने के प्रस्ताव पर भी इस दौरान चर्चा होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। POK में पाकिस्तान ने फिर रची बैट वाली साजिश, भारतीय सेना अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना से आमने सामने भिड़ने की जरूरत न जुटा पाने वाला पाकिस्तान फिर से आतंकियों की शरण में आ गया है। पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए BAT वाली साजिश रची है। इसके लिए LOC की 7 लोकेशन पर करीब 300 आतंकियों को भारत पर बैट हमले के लिए सक्रिय किया गया है। बैट में पाकिस्तान सैनिक और आतंकी शामिल होते हैं। बता दें कि बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम में पाकिस्तान के स्पेशल कमांडो और खूंखार आतंकी शामिल होते हैं। इस यूनिट में
में शामिल आतंकियों को भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने और शवों को छत विछत करने की ट्रेनिंग दी जाती है। पिछले सालों में भारतीय सीमा पर बैठ के कई हमले हुए, लेकिन उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खौफ असर पड़ गया था, जिसके बाद इस तरह के हमलों पर काफी हद तक रोक लग गई। भारतीय सेना को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर हमले के लिए बैट वाली साजिश तैयार की है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी से सटे कई इलाकों में अपनी बॉर्डर एक्शन टीम को सक्रिय किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया ने वन चाइना के मिथक की धज्जियां उड़ा दी हैं। जी हां दोस्तों, चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी और ताइवान को लेकर घबरा गया है। पूरी दुनिया इस मसले पर चीन की धड़कन बढ़ा रही है। भारतीय मेन स्ट्रीम से लेकर सोशल मीडिया ने भी ताइवान को लेकर चीन की मुश्किलें दोगुनी कर दी है। ताइवान के नेशनल डे पर जिस तरह से भारतीय सोशल मीडिया ने ताइवान की आज़ादी का झंडा बुलंद किया है और ताइवान के नेताओं का भारतीय मीडिया जिस तरह से इंटरव्यू ले रही है, वो चीन को परेशान कर रहा है। भारतीय मीडिया के इस रवैये ने ही चीन की ताइवान को लेकर वन चाइना पॉलिसी की कल्पनाओं को ध्वस्त कर दिया है। हाल ही में ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का भारत के मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे ने एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें ताइवान के सभी मसलों पर उन्होंने चर्चा की थी। पहले से ही वैश्विक मोर्चे पर अलग थलग पड़े चीन के लिए ये साक्षात्कार असहज करने वाला था। इस साक्षात्कार के बाद ही भारत में चीनी दूतावास के हाथ पैर फूल गए और इस मामले में बयान आया। ये साक्षात्कार चीन की वन चाइना पॉलिसी के लिए भारतीय मीडिया द्वारा उठाया गया बेहद ही आलोचनात्मक कदम है, क्योंकि ये हमारी नीति का उल्लंघन है। भारत को लेकर कहा गया कि सभी देशों को चीन की वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करना चाहिए और भारत सरकार का आधिकारिक रुख भी यही है। गौरतलब है कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारतीय सत्ताधारी दल के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली में चीन के दूतावास के पास ताइवान के नेशनल डे से जुड़े पोस्टर लगाए गए थे। यही नहीं, भारतीय सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर बकायदा कैंपेन और हैशटैग चलाया गया था। इस पूरे कैंपेन को लेकर ताइवान ने भी भारतीयों की तारीफ करने के साथ ही उनके इस अभियान से जुड़ने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था। इस पूरे मसले पर चीन को सबसे ज्यादा झटका लगा था, जिसके चलते उसके मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को गीदड़ भपकियां देना शुरू कर दिया था। भारत को लेकर चीन की तरफ से कहा गया कि चीन की वन चाइना पॉलिसी के साथ खिलवाड़ करके भारतीय मीडिया आग से खेल रही है, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया कि नई दिल्ली को ताइपे के साथ संबंधों से दूरियां बनानी चाहिए। चीन सोच रहा है कि उसके देश की तरह ही भारत में भी तानाशाही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि भारत में मीडिया को पूरी आज़ादी है। ऐसे में भारतीय मीडिया ताइवान को लेकर कुछ भी दिखाने या प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय मीडिया को लगातार धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन उसने इन बातों की तनिक भी परवाह नहीं की। ताइवान के नेशनल डे से लेकर अब तक लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल साइट्स पर ताइवान के समर्थन और चीन की वन चाइना पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उससे जुड़ी हर खबर प्रकाशित और प्रसारित की जा रही है, जिससे चीन की सांसें ऊपर नीचे होने लगी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। युद्धपोत से भारत ने दागा ब्रह्मोस। जानिए चीन से तनाव के बीच 2 महीनों में किन किन मिसाइलों का हुआ परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारत ने रविवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का परीक्षण किया। ब्रह्मोस को भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित विध्वंसक पोत ने अरब सागर में दागा गया और इसने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद दिया। ब्रह्मोस की सफल टेस्टिंग के साथ ने महज 2 महीने के भीतर 11 मिसाइलों का परीक्षण किया है। मिसाइलों की टेस्टिंग ऐसे समय में हो रही है जब भारत का पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनाव चरम पर है। इस तनातनी के बीच जून में लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उसने अब तक यह खुलासा नहीं किया है कि उसके कितने सैनिक मारे गए थे। पिछले कुछ सप्ताह में भारत ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिनमें सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 शामिल है। भारत ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का भी परीक्षण किया है। रुद्रम 1 के सफल परीक्षण को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह भारत का प्रथम स्वदेश विकसित एंटी रेडिएशन हथियार है। भारत ने बड़ी संख्या में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की एलएसी पर तैनात की है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच भारत और श्रीलंका की नौसेनाएं कल से 3 दिन का सैन्य अभ्यास करेंगी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत और श्रीलंका की नौसेनाएं सोमवार से त्रिंकोमाली के पास 3 दिन का सैन्य अभ्यास करेंगी और क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों तथा अभियान संबंधी सामंजस्य का प्रदर्शन करेंगी। अधिकारियों ने बताया कि वार्षिक स्लाइनेक्स अभ्यास के 8वें संस्करण में दोनों नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर की अंतर सक्रियता को और अधिक दुरुस्त करने के उद्देश्य से अनेक जटिल अभ्यास किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय नौसेना अभ्यास में पनडुब्बी रोधी युद्धक जलपोत INS कामोर्ता और INS किल्टन के साथ ही बड़ी संख्या में आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियन समुद्री गश्त विमान तैनात करेगी। श्रीलंका की नौसेना का प्रतिनिधित्व गश्ती जहाज सयूरा और प्रशिक्षण पोत गजबाहू करेंगे।
पिछले साल यह अभ्यास सितंबर 2019 में हुआ था। भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा, स्लाइनेक्स अभ्यास श्रृंखला भारत और श्रीलंका के बीच गहरी साझेदारी का मिसाइल पेश करती है, जिसने समुद्री क्षेत्र में परस्पर सहयोग को मजबूत किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल की दूसरी खेप भी अंबाला एयरबेस आएगी, आसमान में और ताकतवर होगा हिंदुस्तान। जी हां दोस्तों, चीन के साथ जारी तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स को जल्द ही राफेल विमानों की दूसरी खेप मिलने वाली है। 3 से 4 विमान नवंबर के पहले हफ्ते में हरियाणा के अंबाला में स्थित एयरबेस पे पहुंच सकते हैं। बता दें कि 5 राफेल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई को भारत आई थी, जिन्हें 10 सितंबर को औपचारिक तौर पर एयरफोर्स में शामिल किया गया था। अंबाला एयरबेस में रफाल विमानों का पूरा ढांचा तैयार हो चुका है। विमानों की सबसे पहले गठित की गई 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कुछ पायलट अभी भी फ्रांस में हैं, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। राफेल भारत की वायु शक्ति की क्षमता को ऐसे समय में बढ़ा रहा है जब देश पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए तुरुप का इक्का माने जाने वाले 5 राफेल विमानों की पहली खेप 27 जुलाई को ही भारत आई थी। वायुसेना ने 59,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया था। अब 3 से 4 और राफेल विमानों की अगली खेप अगले माह के पहले सप्ताह पहुंच सकती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।